हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन। जितने भी पॉइंट्स हैं ये मैं पॉइंट्स लेके आया हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं विच हैव बिन कलेक्टेड फ्रॉम बुक्स लाइक स्पेक्ट्रम, वेरियस टेस्ट सीरीज़, चाहे आप विजन के ले लो चाहे आप परफेक्शन के ले लो, ये सारी टेस्ट सीरीज़ का कल्मिनेशन है। ये पॉइंट्स जो यूनिक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे मैं लेके आया हूँ। इस वीडियो को, इस पूरी सीरीज़ को देखोगे आप तो आपका कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट नाउ। मैनुअल वन was a Portuguese king who declared himself the owner of trade with Arabia, Persia and India in earlier 16th century। ठीक है, वो किंग मैनुअल वन था who declared himself the owner of trade with Arabia and Persia। ऑल्सो अगर मैं पोर्तुगीज़ की बात करूँ तो दे वेयर फर्स्ट टू कम इन इंडिया एंड लास्ट टू लीव। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट लिस्ट वन है एंड यहाँ पे लिस्ट टू है। हमें मैच करना है, मैच नहीं इनफैक्ट ये आंसर्स ही दिए हुए हैं तो हम रिवाइज करेंगे। पोर्तुगीज़ ने कंट्रोल कब किया था गोवा? 1510 में सुल्तान ऑफ बीजापुर से गोवा को एक्वायर कर लिया गया था इन द ईयर 1510। अगर मैं बात करूं 1498 में वास्को डी गामा केम टू इंडिया। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। नाउ पोर्तुगीज़ की फर्स्ट फोर्ट जो था वो कोचिन में इस्टेब्लिश हुआ था इन द ईयर 1503। अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा वॉज मेड द फर्स्ट गवर्नर। ये भी आप ध्यान रखना, 105 में बनाया गया था अल्मीडा को द गवर्नर ऑफ पोर्तुगल इन इंडिया। नाउ अल्मीडा से एसोसिएटेड है ब्लू वाटर पॉलिसी और कार्टेज सिस्टम। इट वॉज अ परमिट सिस्टम, इट वॉज अ परमिट सिस्टम फॉर शिप्स। ठीक है, आपने पढ़ा होगा तो आपको ये चीज़ ध्यान होगी। सो अल्मीडा इंट्रोड्यूस दी कार्टेज सिस्टम। नाउ व्हेन वाज गोवा मेड द कैपिटल? तो 1530 में गोवा वाज मेड द कैपिटल। पहले कैपिटल जो थी वो कोचिन थी। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 1615 AD में थॉमस रो केम टू इंडिया टू द कोर्ट ऑफ जहांगीर। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि थॉमस रो किन के कोर्ट में आया था? So he came to the court of Jahangir. Now, Thomas Roe failed to conclude a commercial treaty. He failed to conclude a commercial treaty, but secured various privileges. जहांगीर ने कमर्शियल परमिशन नहीं दी थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, बट वेरियस प्रिविलेजेस दिए थे जिसमें फैक्ट्री ओपन करने का भी प्रिविलेज था। आगरा, बरोच, सूरत एट्सेट्रा। ठीक है, इन जगह पे फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने की परमिशन जहांगीर ने दे दी थी। तो ये दिस वॉज ए इम्पॉर्टेंट पॉइंट। थॉमस रो, जहांगीर, ये इसको आप याद करना। नाउ 1717 इज़ फेमस फॉर फारूक सीआर्स फरमान। और ये जो फरमान था इट इज़ नोन एज मैग्ना कार्टा फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी। आपने अगर पढ़ा होगा हिस्ट्री तो आपको ये चीज़ पता होगी। मैं बस यहाँ पे रिवीजन करा रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन के पार्ट पे मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि 70th BPSC के एग्ज़ाम बहुत ही पास में है। तो मेरा ये प्लान है कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एट्सेट्रा इन सारे सब्जेक्ट्स की मैं एक रिवीजन वीडियो लेके आऊँ। अगर आपको बाकी सब्जेक्ट्स की चाहिए, अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियोस चाहिए कि नहीं बाकी सब्जेक्ट्स की। उसी हिसाब से मैं काम करूँगा उस पर। ठीक है, 1717 में ट्रेडिंग प्रिविलेजेस मिले थे। किसने दिए थे? तो फारूक सीआर फरमान, which is also known as Magna Carta. Now, French East India Company was established in the year 1664. अगर मैं ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करूं तो इट was established in the year 1600। ठीक है, अकबर जो था उस टाइम पे was the मुगल एम्परर जब ईस्ट इंडिया कंपनी was established। ठीक है, now let's move to the next point। अब बैटल ऑफ वांडी वॉश किन के बीच हुआ था? सो बैटल ऑफ वांडी वॉश हुआ था इन द ईयर 1716। इट वाज हेल्ड बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रेंच। इंग्लिश अल्टीमेटली वॉन द बैटल और फ्रेंच का कंट्रोल एंडेड ओवर इंडिया। ठीक है, सो दैट इज़ वाई दिस बैटल इज़ इम्पॉर्टेंट। ऑल्सो अगर इंग्लिश एंड फ्रेंच की बात करूँ तो देयर आर सीरीज ऑफ कार्नेटिक वॉर। ठीक है, 3 कार्नेटिक वॉर हुए थे। सो ये सारे भी इंपॉर्टेंट है। सो कार्नेटिक वॉर्स आर रिलेटेड टू इंग्लिश एंड फ्रेंच।
नाउ डेन्स ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज इस्टेब्लिश इन द ईयर 1616 AD। ठीक है, डेन्स का कमर्शियल पर्पस नहीं था, ये बात आप ध्यान रखेंगे, कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं था इंडिया में। दे मेनली फोकस्ड ऑन देयर मिशनरी एक्टिविटीज़ एंड एक्सपेंशन ऑफ क्रिश्चियनिटी। एक्सपेंशन ऑफ क्रिश्चियनिटी वॉज द मेन फोकस ऑफ द डेन्स। ठीक है, मेन ट्रेडिंग सेंटर की मैं बात करूं अगर डेन्स की, तो वो था श्रीरामपुर इन बंगाल। नाउ इंग्लिश एंड फ्रेंच की फ़र्स्ट फैक्ट्री बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो ये आप चीज़ ध्यान रखेंगे। इंग्लिश एंड फ्रेंच इन दोनों की फ़र्स्ट फैक्ट्री वॉज इस्टेब्लिश्ड इन सूरत। ठीक है, एंड सेकंड फैक्ट्री इन मसूलीपट्टनम। ठीक है, इंग्लिश एंड फ्रेंच में दोनों कॉमन था कि दोनों की फ़र्स्ट फैक्ट्री वॉज इस्टेब्लिश इन सूरत एंड सेकंड फैक्ट्री जो थी ये मसूलीपट्टनम में थी। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ डाल दूँगा। ठीक है, ये वाली जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब इस्टेब्लिशमेंट देख लेते हैं ऑफ वेरियस यूरोपियन कंपनीज़। देखो क्रोनोलॉजी में मैंने सेट किया हुआ है ताकि आपको सारा कुछ याद हो जाए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी इन द ईयर 1600। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी इन द ईयर 1664। डेन्स ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज इस्टेब्लिश इन द ईयर 1616। और 1602 में एक चीज़ याद रखना, डच ईस्ट इंडिया डच कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, ऑल्सो डेन्स के बारे में अभी बताया मैंने, दे वेयर मेनली इन्वॉल्व इन मिशनरी एक्टिविटीज़। सो इनका जो था डेन्स का कमर्शियल पर्पस नहीं था। द टाइटल ऑफ शाह ए बेखबर किसको दिया गया था? इट वॉज गिवन टू बहादुर शाह वन आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगज़ेब 1707 में। एक पॉलिटिकल टर्माइल आ गया था। ठीक है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा मैं, पॉलिटिकल टर्माइल आ गया था। उसके बाद में अ सीरीज़ ऑफ इनकम्पिटेंट रूलर्स एक के बाद एक आते चले गए, उसी में से एक था बहादुर शाह वन। नाउ नेक्स्ट, क्वीन विक्टोरिया अनाउंस द एंड ऑफ द मुग़ल एम्पायर। कब अनाउंस किया था? तो नवंबर 1 1858 में। इस ईयर में एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस भी आया था, ये भी आप याद रखना। एंड एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस में क्या हुआ था कि क्वीन वॉज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडिया डायरेक्टली। ठीक है, तो उसी अनाउंसमेंट में मुग़ल एम्पायर का एंड अनाउंस किया गया था नवंबर 1 1858 में। ऑल्सो 1858 में जो गुड गवर्नेंस एक्ट आया था उसमें फर्स्ट वॉइस रॉय भी इस्टेब्लिश बनाए गए थे इंडिया के, एंड फर्स्ट वॉइस रॉय वॉज लॉर्ड कैनिंग। ये आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो आपका रिवीजन हो गया होगा। एंड बहादुर शाह जफ़र ही वॉज सेंट टू रंगून, ये तो पता ही होगा आपको। अब देख लेते हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ये हुआ था इन द ईयर 1761। किन के बीच हुआ था? मराठास एंड अफ़गान्स। मराठास को लीड कर रहे थे हेमू, अफ़गान्स के अगेंस्ट में ये वॉर हुआ था। 28,000 मराठास जो थे वो मारे गए थे, इंक्लूडिंग विश्वास राव एंड सदाशिव राव। ठीक है, दिस इज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट, आप इसको याद रखना। स्टेट ऑफ रोहिलाखंड, अभी जब मुग़ल एम्पायर जो था वो ख़त्म हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था कि 3 तरह के स्टेट्स बने थे। सबसे पहले तो सक्सेसर स्टेट्स थे, दूसरे इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे, और तीसरे थे न्यू स्टेट्स इस्टेब्लिश बाय रिबल। तो स्टेट ऑफ रोहिलाखंड जो था इट वाज अ रिबल स्टेट। किसने इस्टेब्लिश किया था? अली मोहम्मद खान ने। ठीक है, एक तो सबसे पहला फैक्ट ये याद रखना। अब सक्सेसर स्टेट जो थे उनमें से 3 बहुत ज़्यादा फेमस है जिनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला तो अवध, दूसरा हमारा बंगाल, एंड तीसरा था हैदराबाद। अवध को इस्टेब्लिश किया था सादत खान, जिसका दूसरा नाम बुरहानुल मुल्क भी था। बंगाल वॉज इस्टेब्लिश बाय मुर्शीद कुली खान, वेयर एज हैदराबाद वॉज इस्टेब्लिश बाय निज़ामुल मुल्क। तो आई होप कि आपको सक्सेसर स्टेट्स याद हो गए होंगे। अब इंडिपेंडेंट स्टेट्स भी इस्टेब्लिश हुए थे, सच एस राजपूत स्टेट्स, मैसूर एट्सेट्रा, ये सब जो थे वो इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे। ठीक है, मैसूर वॉज इस्टेब्लिश अंडर हैदर अली। ठीक है, राजपूत स्टेट भी इस्टेब्लिश हुए थे। न्यू स्टेट्स की मैं बात करूं तो मराठास, सिख, जाट, सिख जो थे वो कंसोलिडेट हुए थे अंडर महाराजा रंजीत सिंह।
जाट जो हुए थे वो चूरनमल, बदन सिंह, सूरजमल, इनके अंदर में जाट जो थे वो कंसोलिडेट हुए थे। नौ, महाराजा रंजीत सिंह, ही बिलोंग टू द शुकर चकिया मिश्र। फर्स्ट पेशवा कौन थे मराठा एम्पायर के? वो थे बालाजी विश्वनाथ। और पेशवा कहाँ के होते थे? पेशवा होते थे पूना के। ठीक है। अगर मैं बात करूँ सिंधिया की, सिंधियाज कहाँ से थे? सिंधियाज हमारे ग्वालियर से थे। होलकर्स कहाँ के थे? होलकर्स जो थे वो इंदौर के थे। और भोंसले कहाँ के थे? भोंसले हमारे नागपुर के थे। ठीक है। उसी तरह पेशवा जो थे वो पुणे के थे। एंड पूना के फर्स्ट पेशवा ऑफ द मराठा एम्पायर वॉज बालाजी विश्वनाथ। नाउ बड़ा इमामबाड़ा, ये आपको पता होगा आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ वेरी फेमस। इट इज़ इन लखनऊ एंड इट वाज बिल्ट बाय असफुद्दौला। इनका नाम आप याद रखना। नाउ नेक्स्ट स्टेट इज रीजनल स्टेट ऑफ त्रावणकोर वॉज फाउंडेड बाय राजा मार्तंडवर्म। ठीक है। ही ऑल्सो पैट्रोनाइज्ड मलयालम लैंग्वेज। इनके टाइम टेन्योर के टाइम पे मलयालम लैंग्वेज जो थी वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश की थी, ये भी आप ध्यान रखना। अब ट्रीटी ऑफ अलीनगर, ठीक है, दिस इज़ रिलेटेड टू बैटल ऑफ पलासी 1757। अब ये बैटल ऑफ पलासी वॉज फॉट बिटवीन सिराजुद्दौला एंड रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है। एंड इट वॉज फॉट ऑन 23 जून 1757। ठीक है। बैटल ऑफ पलासी के बाद एक इम्पॉर्टेंट बैटल था बैटल ऑफ बक्सर 1765 में ये हुआ था। ब्रिटिश को लीड कौन कर रहे थे? वो कर रहे थे हेक्टर मनरो। अगर सेम जगह पे मैं बात करूं किनके अगेंस्ट था, तो 3 रूलर्स थे यहाँ पे। शुजाउद्दौला, ठीक है, सेकंड वाज आलमगीर टू, ही वॉज द मुगल एम्परर, एंड शाह आलम। इन तीनों के बीच में वर्सेस ब्रिटिश के बीच में ये वॉर हुआ था। अब 1765 के बैटल ऑफ बक्सर के बाद 2 ट्रीटी साइन की गई थी। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन की गई थी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। एक तो साइन की गई थी अवध के नवाब के साथ, एंड जो दूसरी ट्रीटी साइन हुई थी वो साइन हुई थी मुगल एम्परर के साथ। ठीक है। नौ, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नाउ मीर कासिम ही ट्रांसफर्ड इज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना। सो डायरकी इन बंगाल कब इंट्रोड्यूस्ड हुई थी? जस्ट 1765 में इलाहाबाद के बैटल के बाद दीवानी एंड निज़ामत का जो राइट था वो ब्रिटिशर्स के पास आ गया था। ठीक है। दीवानी का राइट तो डायरेक्टली मिला था और निज़ामत का राइट मिला था थ्रू अपॉइंटिंग डिप्टी नवाब। डिप्टी नवाब को अपॉइंट करने की पावर जो थी वो ब्रिटिशर्स के पास आ गई थी। तो डुअल गवर्नमेंट जो था वो बंगाल में ऑपरेट हो रहा था। सो ये शुरू हुआ था रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, एंड ये एंड कब हुआ था? ये एंड किया था वॉरेन हेस्टिंग ने। ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट। हैदर अली, ही इज़ ऑल्सो द फाउंडर ऑफ द मैसूर स्टेट। ठीक है। इनके बेटे का नाम था टीपू सुल्तान। हैदर अली डाइड ड्यूरिंग द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। और ये सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर कब हुआ था? ये हुआ था 1780 टू 84 के बीच में। एंड गवर्नर जनरल कौन थे ड्यूरिंग द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर? नेम ऑफ द गवर्नर जनरल वॉज वॉरेन हेस्टिंग। अब वॉरेन हेस्टिंग से रिलेटेड मैं एक बात बता दूं कि एक रिंग फेंस पॉलिसी है, ये इट इज़ एसोसिएटेड विथ वॉरेन हेस्टिंग्स। अब फोर्थ एंग्लो मैसूर की वॉर अगर मैं वॉर की मैं बात करूं
तो गवर्नर जनरल उस टाइम पे थे आर्थर वेलेस्ली एंड इनको टाइटल मिला था मार्किस का। ना देखो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया ही था। होलकर कहाँ के थे? इंदौर के थे। गायकवाड्स ऑफ बड़ौदा, भोंसलेज ऑफ नागपुर, सिंधिया ऑफ ग्वालियर एंड पेशवा ऑफ पुणे। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। और ट्रीटी ऑफ सालबाई कब साइन हुई थी? ये साइन हुई थी 1782 में एंड इससे फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो था वो ख़त्म हो गया था। गवर्नर जनरल कौन थे एट द टाइम ऑफ एनेक्सेशन ऑफ सिंध इन 1843? सो द नेम ऑफ द गवर्नर जनरल वॉज लॉर्ड एलन बोरो। इम्पॉर्टेंट है, ये भी आप ध्यान रखना। रिंग फेंस पॉलिसी इज एसोसिएटेड विथ वॉरेन हेस्टिंग्स। द प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरी अलायंस इज रिलेटेड टू लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, एंड सब्सिडियरी अलायंस को एक्सेप्ट करने वाले स्टेट सबसे पहले हैदराबाद था, 1798 टू 1800 AD में एक्सेप्ट किया था। सेकंड बात करूँ मैं, मैसूर ने भी एक्सेप्ट किया था, अवध ने भी एक्सेप्ट किया था एंड ग्वालियर ने भी एक्सेप्ट किया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछे कि सब्सिडियरी अलायंस से कौन कौन से स्टेट्स जो थे वो एडमिट हुए थे, हैदराबाद एडमिट हुआ था, अवध, देन मैसूर, देन ग्वालियर। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ। और ट्रीटी ऑफ सगौली, सगौली इज़ इन बिहार। सो बिहार में कौन सी बॉर्डर पड़ती है? नेपाल की बॉर्डर पड़ती है। तो इट एंडेड दी एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो नेपाल वॉर, ट्रीटी ऑफ सगौली। एंड किन्होंने साइन की थी? ब्रिटिश के जो लीडर थे वो कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स साइन दिस ट्रीटी ऑफ सगौली। ये साइन हुई थी इन द ईयर 1816। अब बात आ गई डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वॉज इंट्रोड्यूस बाय डलहौजी। डलहौजी ने ऑल्सो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को भी इंट्रोड्यूस किया था, रेलवेज को भी इंट्रोड्यूस किया था, पोस्टल सर्विस को भी इनॉग्रेट किया था, टेलीग्राफ को भी इनॉग्रेट किया था। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द वर्क्स विच वेयर रिलेटेड टू पब्लिक सर्विस या पब्लिक यूटिलिटी के जितने काम थे डलहौजी ने किया था। एंड डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू डलहौजी। नाउ अब स्टेट्स की मैं बात करूँ कब कब एनेक्स हुए थे, तो सतारा हुआ था 1848 AD में, जैतपुर एंड संबलपुर हुआ था 1849 में, झांसी हुआ था इन द ईयर 1853 एंड नागपुर हुआ था इन द ईयर 1854। नाउ आनंद मठ किन्होंने लिखी? इट वॉज रिटन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय एंड ये आनंद मठ टॉक्स अबाउट द सन्यासी रिवोल्ट जो 1855 के अराउंड हुआ था। ठीक है, पिलग्रिमेज टैक्स का एक इशू था जो कि इम्पोज कर दिया गया था सन्यासीस पे, तो वो सारे इकट्ठा होकर उन्होंने रिवॉल्ट किया था एंड ये रिवॉल्ट मेनली बंगाल में कॉन्सेंट्रेटेड था, अदर पार्ट्स में भी था बट बंगाल से शुरू हुआ था। So Anandamath novel was written by Bankim Chandra Chattopadhyay and it talks about the Sannyasi revolt. Now Paika rebellion occurred in the year 1817 in Odisha and the leaders of Paika rebellion were Bakshi Jagat Bandhu Vidyadhar. Now let us talk about the rebellions. Waghera rebellion happened in Gujarat in the year 1818 से start हुआ था। Second is Ahom rebellion. It happened in Assam in the year 1828. Polygar rebellion happened in South India in 1795 and Indigo rebellion happened in Bengal in the year 1859. Also अगर अहोम rebellion है तो अहोम डायनेस्टी के बारे में बताता हूँ आपको। जो फाउंडर हैं अहोम डायनेस्टी के वो हैं सुखाफा। ठीक है, एक इनकी साइट है जहाँ पे ये डेड को बरी करते हैं, चरायदेव मैदान। ठीक है, अभी इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल किया गया है एंड इट हैज़ बिकम द 43rd साइट इन इंडिया टू गेट द एडमिशन इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। दैट इज़ वाई अहोम डायनेस्टी इस साल इम्पॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, वहाबी मूवमेंट वॉज फॉर्म्ड बाई सैयद अहमद बरेलवी। एम इनका क्या था? रिफॉर्म करना था इस्लाम को। मेन सेंटर वहाबी मूवमेंट का था पटना।
पहले तो वहाबी मूवमेंट में इन्होंने जिहाद डिक्लेयर किया था अगेंस्ट इंग्लिश, बट लेटर ये सिख अम्पायर के अगेंस्ट इन्होंने जिहाद को डिक्लेयर किया था। ठीक है, इट वाज अ रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट एंड द लीडर वाज सैयद अहमद बरेलवी। अब मैं बात करूँ उलूगन, उलूगन का मतलब होता था ग्रेट अप्रोच, और हु इज़ एसोसिएटेड, मुंडा रिबेलियन इज़ एसोसिएटेड। अराउंड 1899 में ये शुरू हुआ था, 1905 के कुछ लेटर फेजेस तक ये अब मुंडा रिबेलियन चला था। नाउ कूका मूवमेंट वॉज इस्टेब्लिश बाई गुरु राम सिंह। एम क्या था कूका मूवमेंट का? टू प्यूरिफाई रिलीजन, प्यूरिफाई करना था रिलीजन को, बट ये एट अ लेटर स्टेज दिस मूवमेंट बिकेम अ पॉलिटिकल मूवमेंट। ठीक है। फरियाजी, हु वेयर द फरियाजीज? दे वेयर फॉलोअर्स ऑफ हाजी शरीयतुल्लाह। इनका एम क्या था? एम वॉज टू रिफॉर्म इस्लाम, बट लेटर जो थे वो ब्रिटिश के अगेंस्ट हो गए थे ये। एंड दिस फरियाजी मूवमेंट वाज मेनली फोकस्ड इन बंगाल। ठीक है, फरियाजी से ये याद रखना, फॉलोअर्स कौन किसके थे? ये हाजी शरीयतुल्लाह के फॉलोअर्स थे। पागलपंथी रिवॉल्ट की मैं बात करूं, ये 1825 में हुआ था बंगाल में, एंड लीडर कौन थे इसके? लीडर थे करम शाह। रामोसी रिबेलियन के लीडर कौन थे? चित्तूर सिंह। अगर मैं खासी रिबेलियन की बात करूं तो उनके लीडर थे तीरथ सिंह। सिंबल क्या था 1857 के रिवॉल्ट का? लोटस एंड चपाती। एंड लीडर कौन से थे? ऑल इंडिया फेस कौन था 1857 के रिवॉल्ट का? तो वो थे बहादुर शाह जफ़र, दी मुग़ल एम्परर। ठीक है, रिवॉल्ट ऑफ 1857 में लाइट हाउस एंड डनका शाह किनको बोला गया? वो बोला गया मौलवी अहमदुल्ला ऑफ शाह ऑफ फैज़ाबाद। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं बहुत छोटी रख रहा हूँ। अगर आपको ये हेल्पफुल लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, इसके नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्दी अपलोड कर दूँगा। ठीक है, मैं लंबी वीडियोस डालता हूँ तो आप लोग देखते नहीं हो ज़्यादा उसको, इसलिए मैं इस वीडियो को अंडर 25 मिनट्स रख रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपको ये अच्छी लगी वीडियो एंड इसके नेक्स्ट पार्ट चाहिए आप तो ज़रूर कमेंट करना, मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी से डाल दूँगा। ठीक है, टिल देन कीप स्टडिंग, थैंक यू।